9 फरवरी 2026 को जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स बांग्लादेश एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड साइन हुआ, कांग्रेसी इकोसिस्टम ने लगता है बिना पूरा डॉक्यूमेंट पढ़े एक सीधा सा नैरेटिव सेट कर दिया कि बांग्लादेश को यूएस मार्केट में 0 टैरिफ मिल गया है, जबकि इंडिया अब भी 18% टैरिफ दे रहा है। देखिए, ये नैरेटिव सुनने में ड्रामेटिक लगता है, लेकिन अगर एग्रीमेंट के एक्चुअल टेक्स्ट और टेक्सटाइल ट्रेड की ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो ये दावा फैक्चुअली वीक और इंटेलेक्चुअली मिसलीडिंग साबित होता है। सबसे पहले एग्रीमेंट के आर्टिकल 5.3 को समझना जरूरी है। इसमें साफ लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसा मैकेनिज्म स्टैब्लिश करेगा जिसके तहत बांग्लादेश से आने वाले सर्टेन टेक्सटाइल एंड एपरल गुड्स को 0 रेसिप्रोकल टैरिफ मिल सकता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि लैंग्वेज में ऑल गुड्स कहीं नहीं लिखा है, बल्कि सर्टेन गुड्स कहा गया है, यानी यह कोई ब्लैंकेट एग्जेम्पशन नहीं है। इसके अलावा यह 0 टैरिफ किसी फिक्स्ड क्वांटिटी पर लागू नहीं होगा, बल्कि एक टू बी स्पेसिफाइड वॉल्यूम तक सीमित रहेगा, और वह वॉल्यूम भी स्टैटिक नहीं होगा। यह वॉल्यूम इस बात पर डिपेंड करेगा कि बांग्लादेश यूनाइटेड स्टेट्स से कितना टेक्सटाइल रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, जैसे यूएस प्रोड्यूस्ड कॉटन या मैनमेड फाइबर इनपुट्स। इसका मतलब साफ है कि बांग्लादेश को 0 टैरिफ का फायदा तभी मिलेगा जब वह पहले यूएस से कॉटन या फाइबर खरीदे। अब यहां देखिए, एक प्रैक्टिकल इशू सामने आता है। यूएस कॉटन ट्रेडिशनली कॉस्टलियर होता है और उसकी फाइबर कैरेक्टरिस्टिक्स ब्राजील या इंडिया से आने वाले कॉटन की तरह लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है, जिन्हें बांग्लादेश वर्षों से इस्तेमाल करता आया है। यानी रॉ मटेरियल स्विच करने से कॉस्ट स्ट्रक्चर बदलता है और हर मैन्युफैक्चरर के लिए यह कमर्शियली वाइबल हो यह जरूरी नहीं। इसके अलावा अग्रीमेंट का एक इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट है प्रोवेनेंस और ट्रेसेबिलिटी का। कॉटन से लेकर फिनिश्ड गारमेंट तक एक लंबी ट्रांसफॉर्मेशन चेन होती है, जिसमें गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग और स्टिचिंग जैसे कई स्टेजेस शामिल होते हैं। हर स्टेज पर यह साबित करना कि इनपुट वास्तव में यूएस ओरिजिन का है, एक मजबूत कंप्लायंस और रेगुलेटरी कंट्रोल मैकेनिज्म की मांग करता है। इस तरह की ट्रेसेबिलिटी फ्री नहीं आती, इसका एक डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस होता है जो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर को ही बेयर करना पड़ता है। मोस्ट लाइकली यूएस इस प्रोग्राम को सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पर चलाएगा, जैसा वह पहले भी करता रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चेक्स नहीं होंगे। यूएस बॉर्डर अथॉरिटीज रैंडम टेस्टिंग और क्वालिटी चेक्स करेंगे। यहां कई सवाल खुले हुए हैं। अगर कोई सप्लायर नॉन कंप्लायंट पाया गया तो पेनल्टी क्या होगी? कितनी बार वायलेशन के बाद प्रेफरेंस रिवोक हो सकती है? और क्या रिपीटेड डिफॉल्ट की स्थिति में पूरे एक्सपोर्टिंग इकोसिस्टम पर असर पड़ सकता है? इस पर एग्रीमेंट बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। यही अनसर्टेनिटी किसी भी एक्सपोर्टर के लिए एक रिस्क फैक्टर बन जाती है। थ्योरेटिकली सबसे सेफ तरीका यह होगा कि बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स यूएस मार्केट के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड सप्लाई चेन्स बनाएं, अलग रॉ मटेरियल सोर्सिंग, अलग प्रोसेसिंग और अलग इन्वेंट्री के साथ। लेकिन यह एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हेवी प्रोपोजिशन है और छोटे तथा माध्यम मैन्युफैक्चरर्स के लिए इसे स्केल करना आसान नहीं है। अब अगर बांग्लादेश यूएस से कॉटन या मैनमेड फाइबर इंपोर्ट करता है तो ग्लोबल मार्केट में वही कमोडिटीज दूसरी जगहों पर भी अवेलेबल होंगी, जिनमें इंडिया जैसे सोर्सिंग मार्केट शामिल है। इससे कुछ प्राइस एडजस्टमेंट या प्राइस डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन यह मान लेना कि इससे इंडिया की कंपेटिटिवनेस खत्म होगी एक ओवरस्टेटमेंट है, खासकर तब जब इंडिया ने हाल के महीनों में यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डीएफटीए कंट्रीज और ओमान जैसे कई डेवलप्ड मार्केट्स में नए ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए कॉस्ट एडवांटेज हासिल किया है। इन मार्केट्स में इंडिया की पोजीशनिंग बांग्लादेश और दूसरे कंपेटिटर्स से कई बेहतर हो रही है। यह भी याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश को यह प्रेफरेंशियल अग्रीमेंट सिर्फ यूएस मार्केट में मिला है, जबकि इंडिया को मल्टीपल डेवलप्ड मार्केट्स में व्यापक एक्सेस मिल रहा है। इसके अलावा यूएस का यह मॉडल कोई नया प्रयोग नहीं है। पहले भी यूएस एमसीए, सीएएफटीए, डीआर और पेरू जैसे अग्रीमेंट्स में ऐसे रूल्स लागू किए जा चुके हैं जहां यान फॉरवर्ड रूल ऑफ ओरिजिन इस्तेमाल होता रहा है। ये रूल्स रेसिप्रोकल टैरिफ्स के आने से बहुत पहले से टेक्सटाइल ट्रेड का हिस्सा रहे हैं। इतिहास ये भी बताता है कि ऐसे अरेंजमेंट्स ने कभी भी इंडियन एक्सपोर्ट्स को शट आउट नहीं किया है। अगर रूल्स ऑफ ओरिजिन वैल्यू चेन में यार्न से शिफ्ट होकर फाइबर या कॉटन लेवल पर जाते हैं तो ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स और कंप्लायंस बर्डन और बढ़ जाता है, घटता नहीं। इस स्थिति में कंपेटिटिवनेस सिर्फ टैरिफ से नहीं बल्कि स्केल, डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू एडिशन से तय होती है। इसलिए यह मान लेना कि यूएस बांग्लादेश डील के बाद इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स अचानक यूएस मार्केट से बाहर हो जाएंगे, एक लीप ऑफ फेथ से ज्यादा कुछ नहीं है।
इंडियन अपॉर्चुनिटी अब हायर वैल्यू सेगमेंट्स में है, जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल्स और मेडिकल टेक्सटाइल्स, जहां बांग्लादेश अभी भी लार्जली वनीला एपरल प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है और वैल्यू एडेड सेगमेंट्स में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है। निष्कर्ष देखिए बहुत सिंपल है, बांग्लादेश जीरो टैरिफ, इंडिया 18% जैसी लाइन एक पॉलिटिकल साउंड बाइट हो सकती है, लेकिन ट्रेड रियलिटी नहीं है। ये डील कंडीशनल है, लिमिटेड है और हेवी कंप्लायंस के साथ आती है। इसलिए पैनिक करने या प्रोपेगेंडा के आधार पर कंक्लूजन्स निकालने की बजाय बेहतर है कि फैक्ट्स को समझा जाए और बिजनेस को उसका नेचुरल कोर्स लेने दिया जाए। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।